डियर स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिस्टिक एंड स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफाइल्स। माने इलेक्ट्रोफाइल्स एडिशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म के ऊपर बात कर चुके हैं और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, कि न्यूक्लियोफाइल्स किस तरह से एडिशन रिएक्शंस में उनकी क्या मैकेनिज्म हो सकती है और क्या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है एल्कीन पर एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये जो हमने यहाँ ये एल्कीन आपने देखी हुई, ठीक है। एल्कीन का मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होता ही है, इसमें पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी नेगेटिवली चार्ज एनवायरनमेंट है एल्कीन का, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी यहाँ पर एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, क्योंकि जिस भी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज़ को दिए जा सकते हैं, तो वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेंगे। तो एल्कीन्स भी यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, हमेशा रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में, ठीक है। और किसी तरीके से अगर हम ये न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करा दें, सपोज ये नेगेटिव चार्ज अगर मैं दिखाऊं कि नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर अगर हम शिफ्ट करा दें, तो इस तरह से जो एक कार्बन पर ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट करा है तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पर, ये नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ये एक जो कार्बोकैटायन बनेगा वो एक अनस्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि कहीं पर डीलोकलाइजेशन नहीं है, वो स्टेबलाइज ही है, इस कार्बन के ऊपर ही रह रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो फिर जो है एल्कीन के केस में हमें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें अगर किसी तरह से हम रिएक्शन करा भी पाए तो हमें एक अनस्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन मिलेगा, कार्ब एनायन सॉरी मिलेगा। तो देखिए, जैसे ये हमारा एल्कीन है, ठीक। एल्कीन का अगर सपोज मैं एक पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करा दिए, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है तो इसलिए वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक तो कर देगा, ठीक है, इससे जुड़ भी जाएगा, लेकिन और हमारे पास ये वाली स्पीशीज बनेगी। लेकिन जो ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये हम इसको कहेंगे कि ये एक अनस्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बन रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन जनरली ऑब्जर्व नहीं की जाती अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो देखने को मिलती हैं एल्कीन्स में। तो वो कैसे देखने को मिलती हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं। तो अब उसको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर हम क्या करें, एल्कीन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दें, ठीक है। हाउएवर फेवरेबल स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मोइटी कैन मेक इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर हम कुछ स्ट्रक्चर में चेंज कर पाएं एल्कीन के, तब जो है इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देखने को हमें मिल जाएंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें क्या करने पड़ेंगे कि इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स are present on the multiple bonded carbon, they will decrease electron density on the involved carbons and thereby nucleophilic addition will be facilitated, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है, वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग substituent क्या करेगा, stabilize the intermediate carbon anion by dispersing the negative charge. Thus a carbon carbon double bond conjugated with an electron withdrawing group readily undergo nucleophilic addition. देखिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया, ये जो हमने यहाँ बात कर रहे थे अभी कि कार्बन पर अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए अगर यहाँ इस कार्बन से यहाँ पर जुड़े हुए अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि सपोज यहाँ पर CH3 जोड़ दें हम, दोनों ओ साइड ना CH3 क्या करेगा, ये जो है प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को जो है इस कार्बन की तरफ देगा, ठीक है। और इस कार्बन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और बाकी इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से भी मिल रहे हैं, तो इसका तो नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज कर जाएगा। और हमें क्या चाहिए, स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन तब होता है जब हम इस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर पाए,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इसको इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस कार्बन से जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है उस पर हमें लगाना पड़ेगा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये हटा देती हूँ एक बार के लिए, तो ये हमारा था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर हमने इस कार्बन से ऐड कर दिए जिस पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और जब नेगेटिव चार्ज इनकी तरफ जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन जब इधर की साइड शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने की वजह से ये कार्ब कैटायन जो कार्ब, सॉरी मैंने यहाँ पर ना कार्बो कैटायन लिख दिया, ये कार्ब एनायन है बेटा, पहली गलती तो यही कर दी मैंने इसमें। ठीक है, ये कार्ब एनायन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ, तो इस नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ही हमें डिक्रीज करना है और डिक्रीज की वजह से ये जो कार्ब एनायन बना इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, और जब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इसमें इजीली हो पाएंगी। तो कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, सिंपल डबल बॉन्डेड कार्बन पर हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड नहीं कर सकते जब तक कि उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना अटैच्ड हो। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे यहाँ पर हम किन किन कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। तो कॉमन एग्जांपल्स आर द एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनमें हमें जनरली एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है माइकल एडिशन रिएक्शंस। ये रिएक्शंस तो बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमें माइकल एडिशन रिएक्शंस ही होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब ये माइकल एडिशन रिएक्शंस हैं क्या, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट आयन, अभी हम बात करेंगे कॉन्जुगेट एडिशन के बारे में भी, पर पहले आप इसको समझ लीजिए, बस एडिशन है एक तरीके का। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होगा, क्या मतलब है उसका, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ इनोलेट आयन, अब ये इनोलेट आयन क्या होते हैं ये भी हम अभी बताएंगे। टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड माइकल एडिशन, यानी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मतलब है। देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर ये इस तरह से हो, मैंने यहाँ पर H नहीं लिखे हैं तो आप H खुद से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये दिखा रखा है। तो अगर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर देख रहे हैं आप डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है इस C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। ठीक, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बोनिल का क्या मतलब हो गया, C डबल बॉन्ड O ग्रुप का होना, तो वो तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसकी अल्फा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन हो यानी कि डबल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड O ये जो हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप से जो पहला कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जो दूसरा कार्बन होता है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। और इसलिए ओवरऑल इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि अल्फा और बीटा पर आपको अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और कार्बोनिल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है ये। ठीक, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो वहां पर हमें ये एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, और इस पर ही एडिशन होना, इनोलेट आयन का एडिशन होना, उसको हम बोल देते हैं माइकल एडिशन। अब ये इनोलेट आयन क्या होते हैं, इनोलेट आयन भी देखिए कैसे बन सकते हैं, इसको भी मैं आपको बता सकती हूँ। अभी एक बार मैं इसको इरेजर यूज कर ले रही हूँ। हाँ, तो इनोलेट आयन क्या हुए, सपोज हमारे पास एक ये कंपाउंड है CH2, और यहाँ मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O ऊपर है, और यहाँ पर OR लिख दिया मैंने, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये OR। ठीक है, सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड है। तो अब अगर यहाँ से एक H निकल जाए
H प्लस निकल जाए तो हमारे पास क्या बचेगा स्पीशीज, हमारे पास बचेगी ये CH और CH पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, H प्लस निकला है तो जाहिर सी बात है वो अपना नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो इस कार्बन पर आएगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये है हमारा C, ये हो गया H और ये हो गया एक H। ठीक, और ये H प्लस की तरह निकलेगा, यानी ये H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर निकलेगा। ठीक है, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को देकर निकला तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए कार्बन पर आता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, वो इलेक्ट्रॉन इस H ने दिया है, तो H यहाँ से H प्लस की तरह निकलेगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और फिर मैं इसको इसी तरह से दिखा रही हूँ, ये है C डबल बॉन्ड O और OR लिख दिया यहाँ पर, और ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और OR। ठीक, अब ये नेगेटिव चार्ज को अगर मैं आगे मूव कराऊं, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्डेड O पर, यानी ये इस तरह से शिफ्ट होगा, यानी जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जबकि कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं। तो देखिए फिर इससे स्पीशीज हमारी क्या बन के आएगी, ये बना हमारे पास CH, यहाँ आया डबल बॉन्ड, ये हो गया C, यहाँ से हमने O पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिया और ये O और R। ठीक है, और बाकी जो नीचे COR तो हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आप देख रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज क्या है, अब ऑक्सीजन पर चला गया, यानी नेगेटिव चार्ज हमारा डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर बन गया हमारा ईन, C डबल बॉन्ड C क्या होता है, एल्कीन होता है, तो एल्कीन का हमने ले लिया ईन, और ईन से हमारे पास, और ये हमें एक ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रहा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इसे कहीं से H मिल जाए, ठीक है, तो ये H हो जाएगा, तो ये इनोल फॉर्म बन जाती है ना, एक इनोल फॉर्म आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर ईन है और OH के लिए हम ओल लिखते हैं, तो ये हो गई इनोल फॉर्म। और क्योंकि हमने H नहीं लगाया हुआ था इसमें, सिर्फ O पर नेगेटिव चार्ज था, तो इसीलिए तो हम इसे इनोलेट आयन बोल दे रहे हैं। ये होता है हमारा इनोलेट आयन। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं। ठीक है, COOH ग्रुप हो गया हमारा, और COOH में से अगर हम H निकाल देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन हो जाते हैं। तो ऐसे ये इनोलेट आयन होते हैं। तो इनोलेट आयन अगर हमें देखना है तो उसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला इस तरह से हम उसको दिखाते हैं, ये C और ये ऑक्सीजन ऐसे, तो ये इनोलेट आयन हमारे कहलाते हैं। तो यहाँ पर ईन है और ये हमारा OH होता तो इनोल कह देते हैं हम इसको, और OH नहीं है तो हम इसको इनोलेट बोल दे रहे हैं। ठीक, तो जब ये इनोलेट आयन इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर ऐड होंगे तो बस इसी को हम माइकल एडिशन बोल देते हैं। अब इस माइकल एडिशन को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइकल एडिशन में हमें क्या है कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो ये बेस की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शंस जो है होती है, और वो बेस क्या हो सकते हैं, OH पे ये माइनस चार्ज है बेटा, यहाँ लगा लेना इसको, OH माइनस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ये RO माइनस है, एक्चुअली एल्कोक्साइड आयन है, तो लेकिन ये स्लाइड में थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं, तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर RO माइनस। ठीक है, तो एल्कोक्साइड आयन हो गए, सेकेंडरी एमीन्स हो गई, तो ये बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं। तो कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो उसमें एक सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा, और जो भी हमने जैसे इसमें बेस लिया हुआ है तो बेस की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसका सबस्ट्रेट क्या हुआ, सबस्ट्रेट ऑफ द रिएक्शन आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिवेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, एस्टर्स हो सकते हैं, साइनाइड हो सकते हैं, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रिएजेंट्स भी होंगे, सबस्ट्रेट तो हमने ले लिए, ये सब हो सकते हैं, रिएजेंट्स क्या क्या, किन की प्रेजेंस, मतलब कौन कौन से रिएजेंट इस पर अटैक करेंगे सबस्ट्रेट पर, तो वो कौन से हो सकते हैं, वो इस तरह के कंपाउंड्स होंगे विच हैव एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, जिनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन अभी मैं बताऊंगी आपको क्या होती है, एंड कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बेस की प्रेजेंस में वो न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, उनके पास एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बना के दिखाया था इनोलेट आयन का, तो उसमें से जो H निकला था, वो H प्लस जो निकला था वो एसिडिक हाइड्रोजन थी, और हमें कैसे मालूम पड़ा वो एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज था वो सीधा ऑक्सीजन पर चला गया, तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया। ठीक है, डीलोकेलाइज हो गया, तो हमारे पास एक स्टेबलाइज्ड
जो था एनायन बन के आया। तो अगर एनायन हमारा स्टेबलाइज्ड बन रहा है तो इसका मतलब वो एक एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ठीक है, जो निकलने वाली हाइड्रोजन होती है वो इजीली निकल जाती है। तो सच कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बनाया था CH2 वाला, वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स होते हैं। या इसमें नाइट्रो एल्केन्स ले सकते हैं, सल्फोन्स ले सकते हैं, एल्कोहल्स, थायो एल्कोहल्स या टर्मिनल एल्काइंस, ये इनके रिएजेंट्स हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट हो गए इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, और जो भी हमारे रिएजेंट्स होंगे उसमें एटलीस्ट 1 एसिटिक हाइड्रोजन होनी चाहिए और हमारे पास होना चाहिए बेस, तो हम माइकल एडिशन को करा सकते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, हमारे पास एक बेस था, ठीक है, एक बेस तो होना ही चाहिए। तो बेस है हमारे पास, बेस रिमूव्स अ प्रोटॉन टू फॉर्म एन एनायन ऑफ द कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि जो हमारा रिएजेंट है, रिएजेंट में ही हमारी एसिडिक हाइड्रोजन थी, तो रिएजेंट और बेस की पहले रिएक्शन होती है। यानी बेस क्या करता है, बेस का क्या काम होगा, देखिए कभी भी कोई भी रिएक्शन में अगर बेस आ जाए आपके पास, तो बेस का काम होता है, अगर कंपाउंड में, यानी जिस भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रही है उस कंपाउंड में अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगी तो बेस हमेशा उस एसिडिक हाइड्रोजन पर ही अटैक करेगा, ठीक है। बेस का काम ही होता है कि H+ को निकालना, ठीक। और यहाँ पर हमें H+ दिखाई दे रही है, कैसे, ये जो CH2 मैंने अभी आपको बताया भी था एग्जाम्पल, यहाँ से अगर हम एक H निकाल लेंगे, इस CH2 को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि ये C है और यहाँ से एक H और ये एक H और यहाँ से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके, ठीक है, COR COR। तो यहाँ पर इस कार्बन और इस H की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हो रखी है, तो यहाँ से एक H+ की तरह निकल जाए, यानी H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर निकल जाए। तो जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपना देकर निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाई भी दे रहा है, देखिए यहाँ पर कार्बन के पास जो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इस CH को अगर मैं ऐसे लिख के दिखा दूं, यहाँ पर H ना लिखूं और ये H लिखूं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया कार्बन का। और जो जो नेगेटिव चार्ज है इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं हम हमेशा। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं आप 5 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कार्बन के पास हो गए, इसलिए कार्बन पर आ गया है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि इसके बाद ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज निकल गया, मतलब सॉरी H+ निकल गया तो नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि वो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सके। तो बेस ने यहाँ से सिर्फ H+ को निकाला और CH- में चेंज हो गया, और बेस क्या था यहाँ पर, C2 इथॉक्साइड आयन हमने ले रखे थे, C2H5O-। तो जो वहाँ से H+ निकलेगा वो इस C2H5O- के साथ रिएक्ट करेगा, और मतलब उस पर माइनस चार्ज है और H पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे पास एल्कोहल जो है फॉर्म हो जाएगी, ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि एसिडिक हाइड्रोजन का हमें कैसे मालूम पड़ा। तो एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है कि उसके निकलने के बाद जो भी एनायन बने, देखिए जो यहाँ पर कार्ब एनायन बना वो स्टेबलाइज होना चाहिए। कार्ब एनायन अपने आप में स्टेबलाइज कब होगा, जब उस पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो पाए, और ये डीलोकलाइज हो भी पाएगा कैसे, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, फिर से मैं एक बार देख लेते हैं। इस कार्बन पर हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया, और मैं एक बार इसको सिर्फ इस वाले ऊपर वाले को मैं दिखा रही हूं, हम कैसे बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और R, ठीक है। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज को हम इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में लाएंगे तो ये वाला जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके बीच में ले आई तो मैं क्या बनाऊंगी, इसको HC डबल बॉन्ड C, और मैं क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड O और अगर दिखा दूं और यहाँ पर भी एक बॉन्ड है तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो, इसीलिए हमने ये डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास स्पीशीज आ जाएगी ये। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी, यानी जो हमारा कार्बन आयन है जो है, जो भी एनायन हमारा बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो क्योंकि वो स्टेबल बन रहा है, जब भी स्टेबल एनायन बन रहा है, इसीलिए जो निकलने वाली H+ थी वो हमारी एसिडिक हाइड्रोजन थी। तो एसिडिक हाइड्रोजन की यही पहचान है कि जो भी
H+ आप निकाल दीजिए, उसके बाद देखिए कि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो पा रहा है या नहीं। तो COR वैसे भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो तो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा ही खींचेगा, ठीक है। और जब वो खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, और वही हमारा पर्पस भी है, इसीलिए हमारा न्यूक्लियोफाइल या कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हो गई ये कहानी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में कॉन्जुगेट एडिशन होगा एनायन का, यानी इसी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। किस पर? जो हमारा सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यहां पर ये लिखा हुआ है। तो ये जो CH है हमारा, ये है अल्फा पोजीशन और ये है हमारी बीटा पोजीशन, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है? तो न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा इस CH2 पर। देखिए न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना होता है? न्यूक्लियोफाइल को तो जहां पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा वो वहीं पर अटैक करेगा। तो अगर मैं इसी सबस्ट्रेट को दोबारा बना के दिखाऊं आपको, ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये R है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? ये मैंने आपको बताया था एल्कीन की रिएक्शन में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड्स को हमें मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें इन दोनों किसी एक कार्बन पर शिफ्ट करने होते हैं। तो मैं इस वाले रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। जब इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इस CH पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आगे तो हमारा C डबल बॉन्ड O OR है ही ऐसा, ठीक है। तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल का ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है, और इस कार्बन से जुड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पर जुड़ा ये, इसको हमने इस तरह से दिखा रखा है। देखिए अब फिर फाइनली हम क्या दिखा देंगे, जब इसको जुड़ता हुआ दिखाएंगे, इस नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ दिखा देंगे, और इस ऑक्सीजन से मतलब कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको दिखाने का तरीका होता है ये, नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ शो किया, यानी कि इस CH और इस CH2 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्म होगा, इस डबल बॉन्ड को तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फिर से 5 हो जाने वाली है। तो ये बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यानी इस कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है और जो ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके बीच में ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हमने फाइनली इसको यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया। एक चीज और मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो COOR है, इस R की जगह हमने यहाँ पर इसको C2H5 लिख लिया है, ठीक है। चाहे तो आप R ही लिखा रहने दीजिएगा, चाहे आप इसको C2H5 लिख लीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक। तो अब ये फाइनल हमारी जो है बना दिया। देखिए ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन था, इतना पोर्शन, ठीक है, वो जुड़ गया इस बीटा कार्बन से। ये बीटा कार्बन ही तो थी, ये वाली कार्बन हमारी जो पहली कार्बन है वो हमारी बीटा कार्बन है, जो दूसरी कार्बन है वो हमारी अल्फा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा, CH2 और CH के बीच का बॉन्ड हटाया। तो यहाँ पर CH2 और CH के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और इस CH यानी अल्फा कार्बन और इस कार्बोनिल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया। तो ये हमारी अल्फा कार्बन थी, ये हमारी बीटा कार्बन थी। अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया, और या C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। तो हमारा ये कुछ इस तरह की स्पीशीज बनी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमने डबल, क्योंकि ये COR जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरह से दिखाई कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होते दिखाए, इस वाले कार्बन पर। तो इस वाले कार्बन पर हमने क्यों शिफ्ट किया, हमने यहाँ पर क्यों नहीं शिफ्ट किया? तो उसका एक रीजन तो यही हो गया ना कि हमने इसका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइज हो सकता है, और ये C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। अब अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको दूसरे कार्बन पर शिफ्ट कर दूं, ठीक, अगर मैं इसको ऐसे दिखाती, ये CH2, ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये जो मैंने बना, मान लो ये डबल बॉन्ड जो है इसके बीच में, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज और इस CH पर पॉजिटिव चार्ज, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये R बन रहा है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब क्योंकि CO तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, इस पास वाले कार्बन से और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। एक तो इस कार्बन पर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से इसको खींच भी रहा है, तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो ये स्पीशीज होगी वो डीस्टेबलाइज हो जाएगी, और हमें चाहिए स्टेबलाइज स्पीशीज, इसीलिए हम जो है इस डबल बॉन्डेड कार्बन को हमेशा इस वाले कार्बन पर शिफ्ट करते हैं। मतलब डबल बॉन्डेड जो कार्बन
मतलब डबल बॉन्ड जो है हमारा, उस जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा हम इस वाले कार्बन पर, यानी जो हमारा अल्फा कार्बन है उस पर तो जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो बीटा कार्बन है उस पर जाता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज बेटा आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, मतलब रहता नहीं है लेकिन इमेजिन कर सकते हैं आप कि अल्फा पर नेगेटिव चार्ज होगा और बीटा पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है इस बीटा कार्बन पर अटैक करता है। ठीक, तो फिर क्या हुआ, हमने इसको ऐसे दिखाया और इसको हम रेजोनेटिंग फॉर्म में दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो ये नेगेटिव चार्ज है जब यहां पर जाएगा डबल बॉन्ड तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिया हमने। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, हमने क्या करा था, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन था, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने अल्फा कार्बन पर शिफ्ट किए थे। तो यहाँ पर हमारा ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा पर नेगेटिव चार्ज आया था और बीटा पर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो इसका पॉजिटिव चार्ज और हमारे न्यूक्लियोफाइल, ये इतना पोर्शन हमारा न्यूक्लियोफाइल का था, न्यूक्लियोफाइल पर था नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब बॉन्ड बना था तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव खत्म हो गए। ठीक है, तो इस तरह से तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीटा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यह आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो हमारा बीटा कार्बन पर जुड़ेगा। ठीक है, और फिर इसी की हमने रेजोनेटिंग फॉर्म दिखाई, इसको भी हम दिखा सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पर शिफ्ट किया और इस बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म्स बन जाती हैं। तो ये था हमारा स्टेप सेकंड। ठीक, अब हम आते हैं स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड में क्या हुआ कि जो इनोलेट एनायन है, ठीक, इनोलेट एनायन इज प्रोटोनेटेड टू गिव द प्रोडक्ट। ये क्या बने, ये भी हमारा इनोलेट एनायन बना। इनोलेट एनायन कैसे बना, यहाँ पर हमें ईन दिखाई दे रही है, ये पूरा ईन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर है नेगेटिव चार्ज, और अगर मैं इस पर एच कर, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी, ये हमारी होती है इनोल फॉर्म। ठीक है, और जैसे ही हम इससे एच हटा देते हैं ये बन जाता है इनोलेट आयन। ठीक है, ये हमारा हो गया इनोलेट एनायन कह दीजिए या इनोलेट आयन कह दीजिए। ठीक, इन भी दिखाई दे रही है और ओलेट भी दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसलिए हम इसको इनोलेट बोलते हैं। डबल बॉन्डेड का मतलब होता है इन हो जाना। ठीक है, तो सिंपल सा ये H प्लस कहां से आया, क्योंकि जब हमने न्यूक्लियोफाइल से H को निकाला था तो C2H5O माइनस ने वो H ले लिया था, तो हमारे पास यहाँ पर C2H5OH है। तो ये क्या करेगा, ये अपना H प्लस जो है इसको दे देगा, और H प्लस जब इसको देगा तो O माइनस जो था वो H प्लस लेके OH में चेंज हो, तो H पर पॉजिटिव चार्ज था, O पर नेगेटिव चार्ज, दोनों का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमारे पास इनोल फॉर्म बनेगी। और इसको हम 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बोल दे रहे हैं। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट क्यों बोल दे रहे हैं, क्योंकि हम अगर नंबरिंग करेंगे इसकी, जब हमने शुरू में अपना जो वो लिया था, सबस्ट्रेट जो लिया था, उसकी नंबरिंग के बेसिस पर, अभी बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट कि कैसे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। फिर हम इसकी कराते हैं टॉटोमराइजेशन। इनोल फॉर्म के कंपैरिजन में यहाँ पर कीटोन फॉर्म हमें दिखानी है। जनरली एग्जाम में भी ऐसा ही आता है कि जैसे अब कंपटीशन लेवल का आप एग्जाम देंगे तो ज़्यादातर उसमें आपको कीटोन फॉर्म ही देखने को मिलेगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमारा देखना चाहते हैं कि हम क्या बनाया है आपने, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जैसे ही बने आप उसको 1,2 एडिशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, टॉटोमराइजेशन करा के, टॉटोमराइजेशन मैंने आपको समझाया हुआ भी है अलग से कैसे होता है। टॉटोमराइजेशन में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो तो जाएगा यहाँ इस वाले कार्बन पर, ठीक है, और जो ये डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट। तो हमने क्या करा, इस CH को, यानी कि जो हमारी अल्फा कार्बन थी और ये हमारी बीटा कार्बन थी, तो ये H जाता है अल्फा कार्बन पर, और अल्फा कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो चला जाएगा हमारा इस पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो हमारे पास ये कीटोनिक फॉर्म बनेगी। तो ये हमारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हो गया। 1,2 एडिशन भी क्यों बोल रहे हैं ये भी अभी हम इसमें देखेंगे नीचे। तो देखिए ओवरऑल रिएक्शन में हुआ क्या, ओवरऑल रिएक्शन को हम यहाँ दिखा सकते हैं। ये हमारा सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में हमने नंबरिंग कर दी, इसको हमने नंबर 1 दिया, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन, और ऑक्सीजन को हमने नंबर 4 दिया। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था, जिस न्यूक्लियोफाइल के साथ एक H एसिडिक हाइड्रोजन भी अटैच थी, ठीक, जो हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स लिए थे वो। तो इसमें क्या करना था, न्यूक्लियोफाइल तो हमारा नंबर 1 कार्बन से, क्योंकि अगर मैं इसे अल्फा और बीटा नंबर दूं, आप चाहे तो 1 2 से याद कर लीजिए, चाहे अल्फा बीटा से, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा बीटा कार्बन से या नंबर 1 कार्बन से अटैच्ड होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, न्यूक्लियोफाइल को नंबर 1 कार्बन से जोड़ दिया। और हमारा H कहाँ गया, H हमारा फाइनली देखिए, पहले यहाँ पर CH2 के साथ जो बीटा कार्बन यानी जो अल्फा कार्बन थी, नंबर 2 कार्बन थी, वो CH थी। ठीक, इतना पोर्शन हमारा न्यूक्लियोफाइल का है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक,
ये हमारी बीटा कार्बन या इसको नंबर 1 कार्बन बोल दीजिए, यहाँ पर नंबर 2। तो आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट में वो CH थी लेकिन अब वो CH2 हो गई है। तो हम एडिशन देख रहे हैं, एडिशन हमारा एल्कीन वाले पोर्शन पर हमने यहाँ पर शो, अगर आप 1-2 एडिशन प्रोडक्ट देखें तो हमारा ऐसा नहीं लग रहा देखने में कि ये एल्कीन पर हमारा एडिशन हो गया है, कि न्यूक्लियोफाइल तो इस पर जुड़ गया CH2 से यानी नंबर 1 कार्बन से, और H हमारा जुड़ गया नंबर 2 कार्बन से। तो एडिशन ऑफ H ऑन कार्बन 2 दिखा दिया, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन 1 दिखा दिया। तो इसलिए हम इसको 1-2 एडिशन बोल रहे हैं, क्योंकि 1-2 पोजीशन पर जाकर ये जो है हमारा एडिशन प्रोडक्ट बना है, तो इसलिए हम इसको 1-2 एडिशन बोल रहे हैं। इसको 1-4 क्यों बोल रहे थे? क्योंकि 1 नंबर कार्बन से तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ना ही था, और ये जो H कहाँ था, वो H कहाँ जुड़ा था, वो 4 नंबर पे जुड़ा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला H जो था वो H कहाँ से आया था, ये तो हमारा इनोलेट आयन बना था। H हमारा वही H था जो न्यूक्लियोफाइल ने दिया था इथॉक्साइड आयन को, तो वो H हमारा यहाँ पर जाकर जुड़ा था 4 नंबर पर, तो इसलिए हम इसको 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। और जब हमने टॉटोमराइजेशन कराया तो ये H कहाँ आ गया, ये 2 नंबर कार्बन पर आ गया, यानी अल्फा कार्बन पर आ गया। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है बेटा। कभी भी माइकल एडिशन आपको डायरेक्टली बिना मैकेनिज्म के लिखना हो, सिर्फ प्रोडक्ट लिखने को आ जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। आपको सिर्फ ये पहचानना आना चाहिए कि सबस्ट्रेट कौन सा है और रीएजेंट कौन सा है। तो सबस्ट्रेट की सबसे अच्छी पहचान तो यही है कि वो डबल बॉन्ड होगी, एल्कीन वाला पोर्शन भी होगा उसमें और कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। और जो हमारा रिएजेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं एसिडिक हाइड्रोजन होगी, और एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन बचेगा वो नंबर 1 कार्बन से जुड़ेगा और H जो है नंबर 2 कार्बन से जुड़ेगा। या आपको अल्फा बीटा अगर याद रखना है तो न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन से जुड़ेगा और H जो है हमारा अल्फा कार्बन से जुड़ेगा। तो होता तो ये एक्चुअल में 1-4 एडिशन है, लेकिन टॉटोमराइजेशन से हम इसे शो कर देते हैं कि ये 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके फाइनल। इसमें आगे क्या लिखा है, जो हम इसको बोल रहे थे ना कि कॉन्जुगेट एडिशन, इसको हम क्यों बोल रहे हैं? तो माइकल एडिशन इज कॉन्जुगेट एडिशन, यानी कि ये 1-4 एडिशन। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स पर हमें 2 टाइप के एडिशंस देखने को मिलते हैं। ये हमारा अल्फा बीटा, फिर से मैं इसको, ये अल्फा पोर्शन है और ये हमारा बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। तो अब जब हम इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पर हमें 2 टाइप के एडिशन देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं 1-4 कॉन्जुगेट एडिशन, ठीक है, 1-4 कॉन्जुगेट एडिशन, और दूसरा हमारा होता है 1-2 डायरेक्ट एडिशन, ठीक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तब कार्बोनिल के कंसर्न में अगर हम नंबरिंग करेंगे इसकी, तो हम इसको नंबर 1 दे रहे हैं, ये नंबर 2 दे रहे हैं, यहाँ नंबर 3 और ये नंबर 4। जब हम कॉन्जुगेट एडिशन और डायरेक्ट एडिशन की बात कर रहे हैं तब हम नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा भी था माइकल एडिशन में क्या हुआ था, H तो हमारा यहाँ जाकर जुड़ा था यानी नंबर 1 ऑक्सीजन पर, और जो न्यूक्लियोफाइल था वो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच था। तो 1 पोजीशन पर H था यानी इलेक्ट्रोफिलिक पोर्शन था हमारा, और न्यूक्लियोफाइल हमारा 4 पर जुड़ा था। वो तो फिर फाइनली हमने टॉटोमराइजेशन करा दिया था, लेकिन जुड़ा तो वो 1 और 4 पोजीशन पर ही था, तो इसलिए हम इसको 1-4, इसको हम बोलते हैं 1-4 कॉन्जुगेट एडिशन, ठीक है। और 1-2 डायरेक्ट एडिशन क्या होगा? 1-2 डायरेक्ट एडिशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन और इस कार्बोनिल कार्बन से, यानी 1 पोजीशन ऑक्सीजन और 2nd पोजीशन इस कार्बन से अटैचमेंट होना। वो कब होता है? जैसे अगर हम RMgBr जोड़ना हो इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, हमें अगर RMgR जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो हम रिएक्शन कराएंगे R, ये Mg, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्फा बीटा कंपाउंड्स पर हमेशा 1-2 डायरेक्ट एडिशन शो करता है। डायरेक्ट एडिशन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स पर डायरेक्ट एडिशन शो करता है। तो इसमें क्या होगा, RMgBr कैसे टूटता है? Mg हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और R वाला पोर्शन हमारा नेगेटिव। यहाँ पर क्योंकि कार्बन, R क्या हो, कार्बन है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है इसके कंसर्न में। तो और यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो इस C डबल बॉन्ड O में ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, तो इस कार्बन पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैं इसको यहाँ दिखा देती हूँ, इस तरह से इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आया नेगेटिव चार्ज। तो जो ये R माइनस है, RMgBr में से जो R माइनस है वो जुड़ेगा इससे जाकर, और जो MgBr है वो जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से जाकर। तो हमारा जो रिएजेंट था वो क्योंकि C और O पर यानी 1-2 पोजीशन पर जाकर जुड़ रहा है, तो 1-2 पोजीशन पर जुड़ने वाले को हम बोलते हैं 1-2 डायरेक्ट एडिशन। लेकिन माइकल एडिशन हमारा 1-4 कॉन्जुगेट एडिशन होता है। तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिला 1-4 एडिशन रिएक्शन
लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट हमारा क्या आया 1-2 एडिशन। और 1-2 एडिशन हम कौन सा बोल रहे हैं, ये कार्बोनिल वाला 1-2 नहीं बोल रहे हैं। तब हम नंबरिंग करते हैं इसकी 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1-2 हम एडिशन हम बोल रहे हैं इसे एल्कीन के कंसर्न में, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि 1-2 एडिशन प्रोडक्ट विच टेक्स प्लेस ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ड्यू टू टॉटोमराइजेशन, ठीक। इसके बाद जो ये नेक्स्ट रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, ये भी एक माइकल एडिशन का ही वो है, लेकिन इसको हम बोल देते हैं नेफ रिएक्शन। तो कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड्स विद नाइट्रो एल्केन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इज नोन एज नेफ रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, किसी भी ग्रुप से जुड़ी हुई पहली कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन होती है और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन हमेशा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी यानी कि वो निकल जाएगी, और निकल जाने के बाद क्या होगा, यानी कि CH3NO2 आपके पास हमारा रिएजेंट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। आपको माइकल एडिशन शो करना है, तो माइकल एडिशन की शॉर्ट ट्रिक बस इतनी सी है, आपको इसमें से सिर्फ H निकाल देना है, H+ निकाल देना है। क्या बचेगा आपके पास, CH2 माइनस चार्ज और NO2, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन न्यूक्लियोफाइल है और ये कहाँ जाकर जुड़ेगा, बीटा कार्बन से, तो ये यहाँ जुड़ेगा। और जो ये H+ है ये कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से। तो 1-2 एडिशन ही तो दिखाना होता है हमें, फाइन वैसे होता 1-4 है, लेकिन हम दिखा रहे हैं उसे 1-4। तो ये हमारा CH2 था, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर CH2, यानी कि ये हमारी अल्फा कार्बन थी और ये बीटा कार्बन थी। ये पोर्शन हमारा न्यूक्लियोफाइल का था, CH2 माइनस NO2, और इससे एक H यहाँ पर, तो आपने देखा अल्फा पर CH ही लिखा हुआ है, यहाँ जो अल्फा है ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ये CH था, अब आप यहाँ देख रहे हैं ये CH2 हो गया। तो ये एक H कहाँ से आया है, वो आया है हमारे इस नाइट्रो एल्केन के इस एसिडिक हाइड्रोजन से। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को जो भी आपका रिएजेंट है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। उसमें से सिर्फ H+ निकालनी है और कुछ नहीं करना, जहां पर भी आपको H+ दिख रही है। और लेकिन वो H+ निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज, मतलब ये जो कार्ब एनायन बना वो स्टेबलाइज बनना चाहिए, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करना चाहिए। और नाइट्रो ग्रुप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को वो डिक्रीज करेगा। तो वही डिक्रीज यहाँ पर दिखाई हुई भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें बहुत शॉर्ट में है ये एग्जाम्पल। आप देखिए, आपके पास ये आपकी बुक से उठाए हुए हैं मैंने ये क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये बेस ले रखा है हमने, ये हमारा सबस्ट्रेट है। कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एल्कीन भी है और कार्बोनिल कंपाउंड्स भी, कार्बोनिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। और रिएजेंट में हमें क्या करना है, सिर्फ H+ निकालनी है, एसिडिक हाइड्रोजन, और कुछ नहीं करना है। और आप देख रहे हैं इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर होगी, यहाँ पर एक H है। जैसे ही आप उस H को निकालेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि नीचे इसमें आंसर भी दिया हुआ है इस A का, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये नेगेटिव चार्ज देखिए डीलोकलाइज हो सकता है। ये एनायन हमारा जो कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज भी तो होना चाहिए, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो एसिडिक हाइड्रोजन, जो निकलने वाली हाइड्रोजन थी वो एसिडिक थी। तो ये नेगेटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कराऊं तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, या इसको इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट कराऊं तो ये वाला ऑक्सीजन भी पर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज हो सकता है। तो इससे जो हमारा ये कंपाउंड, जो भी हमारा कार्बन आयन बना वो स्टेबल बना। तो हमारे पास जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, बस इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर देना है, इस न्यूक्लियोफाइल का काम है बीटा कार्बन से अटैच हो जाना। और बीटा कार्बन हमारा इस सबस्ट्रेट में क्या, ये पहला कार्बन अल्फा और ये दूसरा बीटा, किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा होता है, दूसरा फिर बीटा, फिर गामा, ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इससे जुड़ेगा और फिर हम क्या दिखा देंगे, और यहाँ से जो H निकला वो इस CH से जुड़ जाएगा, यानी वो CH2 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, बस ये जोड़ देना है, यहाँ जोड़ेंगे तो ये CH2, ये वाला जो CH2 है बीटा, यानी ये वाला था बीटा कार्बन, ये था हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। और अल्फा कार्बन यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH2 हो गया, और बस हमारे पास कंपाउंड स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। तो आप, ये शॉर्ट ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने मैकेनिज्म आपको समझा दिए, तो बस शॉर्ट ट्रिक में आपको यही करना है, न्यूक्लियोफाइल को बीटा कार्बन से जोड़ना है और H को आपको अल्फा कार्बन से जोड़ देना है, ठीक। अभी आप देख रहे हैं ये दूसरा वाला एग्जाम्पल, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में भी हमारे पास, अब यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा, कहीं पर भी आपको एल्कीन वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो हम सबस्ट्रेट को पहचानेंगे कैसे, सबस्ट्रेट हमें बनाना भी आना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ये बेस फिर से ले रखा है और इसके 2 मोल्स लिए हुए हैं। इसी रिएक्शन को हम अभी आगे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर था ये हमारा, हमने यहाँ पर वही अपना, अभी हम इसका जो है सबस्ट्रेट बनाएंगे। ये जो हमारे पास ये पोर्शन था इसका सबस्ट्रेट बनेगा। कैसे सबस्ट्रेट बनेगा, ये जो बेस है, बेस का क्या काम होता है, फिर से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रही है,
देखिए एसिडिक हाइड्रोजन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर रही हूँ। ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही H+ निकलेगा इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिस्पर्स भी हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से खिसकेगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का क्योंकि डिस्पर्स हो रहा है तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो निकलने वाला वो है वो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली कि ये तो हमने दिखा दिया कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो नेगेटिव चार्ज का हम जो फाइनल दिखाएंगे वो यहाँ पर आएगा और ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। भाई एन पर जो है पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो जाहिर सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा इस CH2 और इस CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो वो हमने यहाँ पर दिखा दिया, और ये वाला ग्रुप जो है यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि जो ट्राइमिथाइल एमीन थी वो यहाँ से निकल गई है। ठीक है, तो अब आपको दिख गया यहाँ एल्कीन भी है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O भी है, तो ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, रिएजेंट हमने ये ले रखा था। रिएजेंट में फिर से हमें एसिडिक हाइड्रोजन तो हमारी यहीं पर ही रहेगी, क्योंकि ये H जैसे ही निकलेगा यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज यहाँ भी डीलोकलाइज हो सकता है, और यहाँ तो C डबल बॉन्ड, यहाँ पर COO लिखा हुआ है, इस COO को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं O और C2H5। तो जो भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और इस ऑक्सीजन से मतलब इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन पर चला गया, तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों जगह डीलोकलाइज हो सकता है। और बस आपने क्या करना है, हमें अल्फा बीटा पर जोड़ना है, यानी ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये बीटा। तो हमें तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, इस बीटा कार्बन से जोड़ देना है, और इस CH से हमें वो H जोड़ना है जो यहाँ से निकला था, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ कर रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये CO C2H5 है, फिर हमारा CH2 है, उसके बाद फिर CH2 है, यानी ये हमारा अल्फा कार्बन था और ये बीटा, और इसके आगे का कोई रिएक्शन नहीं है बेटा, ये रिएक्शन फिर एल्डोल कंडेंसेशन वाली है, तो ये आपके यहाँ भी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसको कुछ नहीं समझना, बस यहाँ तक ही आपको आपका जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये नेक्स्ट और एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं। लास्ट रिएक्शन में कई बार ऐसा भी होता है रिएक्शन में बेस ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई बेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा जो सबस्ट्रेट है, सॉरी जो हमारा रिएजेंट है वही यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट बेस का काम करेगा। और सबस्ट्रेट कैसा हो गया, देखिए एल्कीन वाला पोर्शन तो हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स ही हों, हमें तो डबल बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो CN हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से ये C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये सबस्ट्रेट है और ये हमारा जो है रिएजेंट है, और इससे हमारी ये प्रोडक्ट बना। अब ये कैसे बना होगा ये हम यहाँ देख ले रहे हैं। तो देखिए फॉस्फोरस के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, जैसे नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही फॉस्फोरस के पास भी 3 बॉन्ड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, अब फिर से वही अल्फा बीटा करेंगे हम। ये CN हमारा ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा होता है, दूसरा कार्बन बीटा होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब रिएजेंट ही तो हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, बस उसमें से हम H निकाल लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर H निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस ही नहीं था। तो जब बेस ही नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर अटैच हो जाए, अटैक करेगा ये बीटा कार्बन पर। तो जैसे ये बीटा कार्बन पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। अब क्योंकि फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसलिए फास्फोरस पर आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, उसके बाद क्या होगा भाई, जो भी चार्ज इस फास्फोरस पर आया ये चार्ज तो अपना खत्म करना चाहेगा, और खत्म कैसे करेगा, जब ये बॉन्ड हम इस पर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से H निकलेगा H+ की तरह। ठीक है, जैसे ही H+ की तरह निकलेगा फिर से ये नेगेटिव चार्ज जो है फिर इस कार्बन पर जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज से और ये वाले H इस नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा CH2 बन गया यहाँ पर। ठीक है, यानी जो भी हमारा H निकला वो हमारा जुड़ा किससे, वो जुड़ना तो अल्फा से ही है, तो ये अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा पोजीशन थी, तो बीटा से हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ और अल्फा से जो H यहाँ से निकला वो जुड़ा। ठीक है, ये हमने सिचुएशन दिखा दी। अब हमने क्योंकि यहाँ एक्सिस में ले रखा है अपना सबस्ट्रेट, यानी हमारे पास अभी और भी जुड़ा हुआ है, फिर से हमारे पास फॉस्फोरस के पास फिर से हमें इलेक्ट्रॉन तो दिखाई दे ही रहे हैं, तो ये फिर से यहाँ पर अटैक करेंगे, फिर ये यहाँ जाएगा, और जो C ट्रिपल बॉन्ड N था फिर ये यहाँ जाएगा। ठीक है, जब ये जुड़ेगा इस फास्फोरस से तो फास्फोरस के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे पहले आया था, बिल्कुल वही सिचुएशन होनी है। आप दोबारा से अपना करके भी देख सकते हैं, और चाहे तो मैं आपको यहीं दिखा सकती हूँ। ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, CH2 से ये CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड N। ठीक है, यानी इसके बाद आपको यहाँ अटैक करके ये इस तरह से दिखाना है, और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिखाना है, और इस नाइट्रोजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज।
ठीक, और इस फास्फोरस पर आ जाएगा फिर से पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज फिर से खत्म करना चाहेगा फास्फोरस, तो यहाँ से H प्लस की तरह निकलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर वापस आएगा और इस पर जाएगा ये इस तरह से। तो जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है, जो H प्लस की तरह निकला था, वो इससे जुड़ जाएगा। तो हमारे फास्फोरस से CH2 CN जुड़ेगा, और इस फास्फोरस से पहले तो ऑलरेडी CH2 CN जुड़ा ही हुआ था, तो बस वही हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो इस फास्फोरस से जितने भी H जुड़े हुए होते हैं, जब तक कि वो सारे जुड़ नहीं जाएंगे सबस्ट्रेट से, तब तक रिएक्शन होती रहती है। तो आपने तो सिर्फ इतना करना है कि बस आपको सबस्ट्रेट पहचानना आना चाहिए। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। रिएजेंट में आपके पास या तो अगर बेस भी लिया हुआ है तो रिएजेंट में आपके पास जो है एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। और अगर बेस नहीं लिया हुआ है तो वो जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है उसके पास कहीं ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ही करेगा। जो भी हमने रिएजेंट लिया हुआ है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो उसके पास कहीं ना कहीं H होगी, तो वो H निकलेगी। तो अल्फा पोजीशन पर तो हमेशा H जानी ही जानी है, और बीटा पोजीशन पर आपका न्यूक्लियोफाइल जाना है। तो ये सब कुछ मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। वैसे हालांकि कुछ टाइम पहले मैंने बहुत सारी नेम रिएक्शंस भी अपलोड की थी अपने चैनल पर, तो उसमें माइकल एडिशन को भी किया था। तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं उस वाली जो मेरी माइकल एडिशन की, वो अलग से मैंने और एक पीपीटी मतलब समझाया हुआ है, तो उसको भी मैं आपकी इस जो आपकी ये एमएससी की पूरी सीरीज है इसमें मैं डाल दूंगी इसको, तो आप वहां पर भी एक बार चेक कर सकते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।